हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं रेखाएं और कोण पार्ट 6, इसमें हम बात कर रहे होंगे प्रश्नावली 6.1 के बारे में। तो थोड़ा सा जान लेते हैं पिछली क्लासेज में क्या क्या बातें हुई थी हमारी। हमने देखा था उदाहरण संख्या 1 से लेकर 3 तक और सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के, मतलब कि हमने बात किया था प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में, समांतर रेखाओं के बारे में, कोण क्या होते हैं, कोणों के युग्म क्या होते हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं पहले ही। तो आप अगर पिछली वीडियोज नहीं देखें तो एक बार उसको भी देखेंगे। और आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.1। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी इन्फॉर्मेशन चैनल के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12 सारी क्लासेज, वो भी दोस्त बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, इनको देखेंगे, इनसे अपनी जबरदस्त तैयारी करेंगे और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर प्राप्त करेंगे सारे दोस्त। और अपनी बेहतरीन स्टडी, बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप एक काम और करेंगे दोस्त, ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देर किस बात की, प्रश्नावली 6.1 देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 1। इसमें दिया है आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो सीधी रेखाएं हैं, ACD है और ये वाला AB है। ये दोनों AB और CD दो सीधी रेखाएं हैं जो बिंदु O पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि कोण AOC प्लस BOE 70 अंश का है, AOC ये वाला है और BOE मतलब इस कोण का और इस कोण का योग जो होगा वो 70 अंश का है, और BOD 40 डिग्री का है, BOD ये वाला जो है वो 40 अंश का है। तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्लियर है, क्या क्या दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि दो सीधी रेखाएं हैं हमारे पास, AB और CD, ठीक है, AB और CD, और इनका सम कितना है AOC और BOE का 70 अंश। एक एक करके हर एक चीज को पहले समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। आपने देखा कि ये 40 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 40 अंश का। एक एक बात समझ लेना, यहीं पे समझा दूंगा पूरा, यहीं पे आपको बिना कुछ लिखे पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं, फिर इसको देखेंगे कि लिखना कैसे होता है। ये 40 अंश का है तो ये भी 40 अंश का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीधी रेखाएं हैं। सीधी रेखाएं मैं दिखा देता हूं आपको, किसी किसी को नहीं दिख रहा होगा, है ना, बहुत सारी लाइंस हैं यहाँ पे। एक सीधी रेखा ये और एक सीधी रेखा ये। तो आपने देखा ये दोनों सीधी रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं बिंदु O पर। तो ये आमने सामने वाले जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो बनते हैं, ये क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ये बात क्लियर है कि ये 40 होगा। अभी आपने देखा कि इन दोनों का योगफल 70 अंश है। किन दोनों का, एक इसका और एक इसका, इन दोनों को जोड़ने पर 70 अंश आ रहा है। तो ये कितना होना चाहिए, 40 तो ये हो गया, पूरा 70 अंश आना चाहिए। तो ये 40 हो गया, तो ये दोस्त कितना हो जाना चाहिए, ये वाला हो जाना चाहिए 30 अंश का, क्योंकि 40 और 30 70 मिल गया। आ रही है बातें समझ में, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, चलो ये देखो, ये 30 का ये पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होगा, ये बताओ मुझे, कौन सा वाला पूरा, ये वाला, ये पूरा कितना होगा सर, पूरा 180 होगा। बात क्लियर, पूरा कितना होगा, 180 अंश का होगा। अगर पूरा 180 अंश का होगा, अगर पूरा दोस्त 180 अंश का होगा, ये 40 का, ये 30 का, 40 और 30 70 हो गए, टोटल 180 होना चाहिए। तो 70 तो ये हो गए, ये होना चाहिए 110 अंश का, तभी ये पूरा 180 हो पाएगा। आ रही है बातें समझ में, यही पूरा पूरा क्वेश्चन यही समझा दूंगा, हर एक कोण निकाल के दिखा दूंगा बिना कुछ लिखे। ये देखो, ये भी एक सीधी रेखा है, ये भी पूरा एक सीधी रेखा है, ये 40 अंश का है तो ये 140 अंश का हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरा 180 अंश का होना चाहिए। तो ये नॉलेज आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की, जैसे मैंने अभी यहां पर पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसी प्रकार से दोस्त आपको भी करनी पड़ेगी। और इसका बस एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसका कोई और दूसरा मेथड नहीं है, ठीक है। तो आओ देखते हैं इसको लिख के कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं हम। आइए देखते हैं, अब एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि AB और CD दो सरल रेखाएं हैं, दिख रहा है ना, AB और CD, वही शीर्षाभिमुख कोण वाले के लिए लिखना पड़ेगा सब कुछ। AB और CD दो सरल रेखाएं हैं,
दो सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर है ये बात? एक दूसरे को बिंदुओं पर काट रही हैं, ठीक है। इन दोनों रेखाओं की बात कर रहा हूं मैं। ये दोनों AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं। दिख गया दोनों? बिंदु O ये रहा आपका। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं, तो इनके आमने सामने के कोण दोस्त आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल AOC बराबर एंगल BOD। दिख गया दोनों? क्यों बराबर होंगे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आपको एक का मान पहले से ही दिया है, BOD बराबर 40 आपको पहले से ही दिया है, तो ये 40, तो इसके जस्ट सामने वाला भी क्या हो जाएगा? 40। तो लिखेंगे एंगल AOC बराबर कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि इसका मान कितना है? 40 अंश है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि एंगल BOD का मान जो है वो 40 अंश के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर BOD की जगह हमने क्या लिख दिया? 40 अंश। ये 40 था तो हमारे पास ये आ चुका है कि ये भी 40 अंश का होगा। क्लियर है बातें? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या? अब आगे ये कि इसका और इसका योगफल 70 अंश हमें दिया हुआ है, ये रहा दोस्त। तो हम आगे लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 अंश दिया है। क्यों लिख दिया इसको? क्योंकि ये दिया है, ठीक है। अब AOC का मान अभी हमने निकाला 40 अंश, तो AOC की जगह हम 40 अंश इसका मान रख देंगे, प्लस एंगल BOE बराबर 70 अंश। तो एंगल BOE का मान कितना हो जाएगा? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। एंगल BOE का मान कितना आ जाएगा? 70, और 40 को इधर भेजेंगे तो -40, मतलब हमारे पास एंगल BOE आ चुका है 70 - 40 का मतलब 30 अंश का। क्लियर है सब कुछ? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे क्या? ये भी आ चुका, ये हमारे पास आ चुका है 30 अंश। चलो क्या क्या पूछ रहा है? अभी तक तो मैंने पढ़ा ही नहीं कि पूछ क्या रहा है, आइए देखते हैं। तो एंगल BOE जो हमारे पास आ चुका है, ये पूछ रहा था, ये हमने निकाल दिया। और क्या पूछ रहा है दोस्त? प्रतिवर्ती COE। पहले हम COE निकालेंगे। प्रतिवर्ती COE कैसे निकालते हैं इसकी बात मैं अभी बताऊंगा। पहले आप COE पर ध्यान दें कि COE कितना होगा। कहाँ है COE? COE एक बार ध्यान से देखेंगे इस लाइन को, जिसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं। ग्रीन कलर आया ही नहीं तो बनाऊंगा कैसे? अब आ गया? हाँ, इस लाइन को एक बार ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त। और इस लाइन पे मैं दो कोण ले रहा हूं। कौन सा? एक तो COE की बात हो रही थी तो COE ले लूंगा, और एक COE की बात हो रही थी ना, हाँ, और एक ये पूरा कोण ले लूंगा। पूरा कोण कितने का है? 40 और 30 70 का। दिख गया पूरा? दिख गया पूरा? पिक्चर दिख रहा है कि एक कोण ये पूरा 180 होगा ना, एक सीधी रेखा है, एक तरफ का कोण ये पूरा का पूरा कितना होगा? ये पूरा का पूरा कितना होगा दोस्त? 180 अंश। इसको हम दो टुकड़ों में बांट लेंगे। किसमें किसमें? एक है हमारा DOE, दिख रहा है? DOE मतलब कि ये वाला कोण, ये वाला कोण। और दूसरा क्या हो जाएगा? COE मतलब कि ये वाला कोण। इसको दो हिस्सों में हमने बांट दिया। तो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऐसे यहां लिखेंगे हम लोग, दो हिस्से लिखो इसके, COE एंगल COE प्लस दूसरा क्या है? DOE बराबर 180 अंश। ये बात समझ में आ चुकी है सभी दोस्तों को कि इतना धन इतना 180 अंश बनेगा, क्योंकि इतना धन इतना ये पूरा बन रहा है, मतलब एक सीधी रेखा के एक तरफ 180 अंश का कोण बनता है।
ये दो कोण है, मतलब कि ये कैसे लिख दिया मैंने, रैखिक युग्म अभिगृहित। कैसे लिख दिया दोस्त, रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से, है ना, क्योंकि दो कोणों का जोड़ा है ये, और इनको जोड़ने पर क्या हो रहा है, 180 अंश का मान आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं रैखिक युग्म अभिगृहित से। इस पे बेस्ड एक प्रमेय भी है, वो अभिगृहित है, जिसको मैंने पिछली किसी क्लास में बताया भी है ना। उदाहरण 1 से 3 तो हमने इसके जस्ट पहले की क्लास में किया था, और उसके पिछली क्लास में मैंने ये बताया था। जो स्टूडेंट्स सारी क्लासेस देख रहे होंगे लाइन बाय लाइन, उनको पता भी होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो COE हमें निकालना है, COE को ऐसे ही रहने दो। DOE एक बार देखना, DOE यहाँ से लेके यहाँ तक कितना अंश है, सभी दोस्त देखें, जहाँ पर पेन चल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना अंश है, 40 और 30 70, तो इसकी जगह लिख देंगे 70 अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ से आपके पास COE आ गया कितना, 180 अंश माइनस 70 अंश, मतलब कि 110 अंश आ गया हमारे पास एंगल COE, ये वाला 110 अंश आ गया। लेकिन हमसे COE नहीं पूछ रहा है, हमसे यहाँ COE नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रतिवर्ती COE क्या होगा। प्रतिवर्ती का मतलब जो COE है उसके दूसरी तरफ एक घेरा बनाएंगे, मतलब COE तो ये वाला था 110 जो दिख रहा है आपको, तो इसके दूसरी तरफ पूरा ये एंगल पूछ रहा है, जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये होगा प्रतिवर्ती COE। आ रही है बात समझ में। निकालने का तरीका बड़ा ही आसान है, अगर आपको COE पता चल चुका है तो प्रतिवर्ती COE निकालने में कोई पंगा नहीं है, लिखेंगे प्रतिवर्ती COE कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो भी COE है उसको हम 360 अंश में से माइनस कर देंगे, 360 अंश माइनस एंगल COE कर देंगे, तो हमें प्रतिवर्ती COE मिल जाएगा। मतलब 360 अंश में से 110 अंश को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2, 250 अंश का कोण ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है वो बन जाएगा। क्लियर है, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे अपने अगले टारगेट की तरफ, प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया ना, बिल्कुल डिटेल में समझाया हूं। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। प्रश्न संख्या 2, बात क्या हो रही है, आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ भी दो सीधी रेखाएं हैं, एक का नाम है XY, दूसरे का नाम है MN, और दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। आइए थोड़ा सा फोटो देखते हैं, पिक्चर डायग्राम देखते हैं इसको। 90 अंश का तो ये कोण है, क्लियर। अब जो सीधी रेखाएं हैं उनको एक बार लाल हरा पीला नीला कर लेते हैं। सीधी रेखाएं हैं XY एक सीधी रेखा ये है, और एक सीधी रेखा आपको ये दिख रही, मतलब सीधी रेखाएं ढूंढते रहना है, सीधी रेखाएं ढूंढते रहना है, चाहे प्रश्न में लिखा हो या ना लिखा हो। क्यों ढूंढना है, क्योंकि सीधी रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो कहीं ना कहीं शीर्षाभिमुख कोण बनता है, और ये आपस में बराबर होते हैं, तो ये ढूंढते रहना है, ये दोस्त आपको ढूंढते रहना पड़ेगा। क्लियर है बातें, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या कोई फायदा हो रहा है, क्या कोई फायदा हो रहा है। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। POY 90 अंश दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A:B मतलब A अनुपात B बराबर 2:3, A अनुपात B 2:3, मतलब इसको मैं 2x मान लूंगा और इसको मैं 3x मान लूंगा। आपको बताया ना मैंने कई बार कि जब भी अनुपात में सवाल देंगे तो इसको मानने का तरीका क्या होता है, एक को 2x बोल दिया और एक को क्या बोल दिया, 3x बोल दिया। क्लियर है बातें, ठीक है, एक को 2x और एक को 3x। अब देखो यहां पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, जितना कोण ये वाला होगा उतना ही कोण। डमरू बनाओ, डमरू बनाओ, यहाँ पे डमरू है ना, कि जितना कोण यहां पर उतना ही कोण यहां पर 3x है तो यहां भी 3x होगा। पहले पूरा क्वेश्चन हम यहीं पे समझेंगे, उसके बाद हम लिख के समझेंगे। आ रही है बात समझ में, क्योंकि यहां अगर समझ में आ गया ना तो लिखने का तरीका तो आपको भी आता है, आप भी समझ रहे हैं कि इसको लिखना कैसे है। तो ये समझ गए, यहाँ पर 3x तो ये शीर्षाभिमुख कोण यहाँ भी 3x हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ये वाला कोण, ये पूरा का पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। डमरू बनाओ, यहाँ पे डमरू देखे हो ना, डमरू, तो डमरू तो कुछ इस प्रकार का दिखता है आपको, तो डमरू ही बनाना है। डमरू बनाने का मतलब ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण
इसके बराबर। डमरू बनाते रहो हमेशा, ठीक है, बजाना नहीं है बस बनाना है, डमरू बजाना नहीं बस बनाना है। यहाँ देखो ये वाला पूरा कोण कितना है 90 और ये 2x, मतलब इसके बराबर हो जाएगा, तो ये कोण हो जाएगा 90 और धन का 2x। चार के चारों कोण आपको मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके हैं, सब कुछ मिल गया या नहीं मिल चुका है। बस सर x में आ रहा है, सब कुछ निकल जाएगा, x y z सब कुछ निकल जाएगा, ये समझ में आ चुका है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जिस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आगे करने वाले हैं। आइए अब लिख के समझते हैं, आइए अब इसको लिखकर समझते हैं। तो पहले तो सीधी रेखाओं को दोबारा मार्क करेंगे, क्योंकि सीधी रेखाओं को तुरंत ढूंढ लेना है। इन प्रतिच्छेदी रेखाओं को दोस्त तुरंत आप क्या करेंगे, ढूंढ कर रखेंगे, क्योंकि यहां से आपको क्या मिलने वाला है, यहीं से जादू शुरू होता है। कौन सा जादू, शीर्षाभिमुख कोण वाला जादू, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ऊपर लिखा है ना क्वेश्चन में, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः बिंदु ओ पर क्या करती हैं, ये प्रतिच्छेद करती हैं, अतः क्या, इनके सामने आमने का कोण, सामने आमने नहीं, आमने सामने, आमने सामने का कोण आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे ये वाला अगर b है तो ये भी b हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्त, इसके पहले एक लाइन और लिखेंगे, वो लाइन मैंने लिखा नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अभी इसके बारे में बात कर रहे होंगे हम। पहले एक जरूरी बात लिखनी थी जो मैं लिखना भूल चुका नहीं हूँ, मतलब भूल गया था। यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये वाली लाइन, इसके बारे में नहीं लिखा, ऐसे लिखेंगे, माना a बराबर 2x तथा b बराबर 3x है। ये बोला था ना मैंने, आपको सिखाया था अभी, b बराबर 3x है, ये लिखना जरूरी था ऊपर ही, सबसे ऊपर ही। अब आगे की बात जो हम कर रहे थे, इनको मान लिया मैंने। अब देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, मतलब एंगल MOX, एंगल MOX बराबर किसके हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, ये वाला किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के क्या नाम है, NOY, एंगल NOY। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए बराबर हो जाएगा। इसका मान b है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। मतलब एंगल MOX b है तो एंगल NOY भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और b का मान 3x है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये बात क्लियर है, या इसको और अच्छे से लिख सकते हैं हम ऐसे ही, इसी लाइन को लिख लो, एंगल MOX बराबर एंगल NOY। अब MOX किसके बराबर है, वहां देख के बताओ फिगर में, MOX किसके बराबर है दोस्त, b के बराबर है, तो लिखेंगे बराबर b। और b किसके बराबर है, 3x के, मतलब इन दोनों का मान 3x आ चुका है, ये भी 3x हो गया और ये भी कितना हो गया, 3x हो चुका है। क्लियर है बातें, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब लिखेंगे हम इनकी बातें, किनकी बातें, ये वाली बात कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होने वाला है। तो लिखेंगे एंगल MOY, देखते रहना वहां पर MOY कहां पर बन रहा है, दिख गया MOY ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, NOX के बराबर, मतलब इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे बराबर NOX। क्यों, बात ये भी तो आती है, ऐसा क्यों, तो बात वही है, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक सब कुछ सही। अब इसका मान कितना है, 90 धन a, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 अंश धन a, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 90 अंश धन a। तो ये दोनों कोण कितने हो गए, MOY बराबर एंगल NOX बराबर, ये दोनों 90 धन a हो जाएंगे। या a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ से देख के बताएंगे सभी लोग, a की जगह पर हम लिख सकते हैं 2x।
तो मतलब 90 धन x की जगह a की जगह पर 2x। सबका मान निकाल लिया, चारों का मान निकाल लिया। ये 90 अंश का था, ये a था, तो 90 धन a या 90 धन a की जगह पर 2x। अब क्या करने वाले हैं, अब इस x का मान निकालेंगे। किस प्रकार से, आपसे क्या पूछ रहा है, c कहाँ था, अच्छा इसका मान पूछ रहा है, ये c है। 90 धन a का मान पूछ रहा है, तो a का मान तो आपको पता होना चाहिए ना। आइए देखते हैं कैसे। अगर एक सीधी रेखा के एक तरफ के कोणों को मैं जोड़ दूं, मतलब आपको एक mn सीधी रेखा दिख रही है और ये एक तरफ का कोण है, ये mn के एक तरफ का कोण है, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं आपस में, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आने वाला है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे हम लोग क्या कि एंगल, आगे की बात क्या है, इन दोनों के बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में लिखेंगे। एंगल MOX, एंगल MOX धन एंगल NOX बराबर 180 अंश, बराबर 180 अंश। क्यों, रैखिक युग्म अभिगृहित, रैखिक युग्म अभिगृहित। क्लियर है बात, रैखिक युग्म अभिगृहित। अब इनका मान रखो, MOX कहाँ है, MOX ढूंढो, MOX तो दिख नहीं रहा, अच्छा यहीं पर दिख रहा है। MOX दोस्त कितना है, 3x। MOX का मान A है, A नहीं B है, और B का मान कितना है, 3x, तो MOX की जगह पर कितना रख दिया, 3x। इसके बाद NOX को ढूंढना, NOX ये रहा, NOX 90 धन A, या ये रहा NOX, इसका मान कितना है, 90 धन A या 90 धन 2x, तो लिखेंगे 90 अंश धन 2x, और इन सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 अंश। अब देखो 3 2 5x, और ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 अंश माइनस 90 अंश। यहाँ से x का मान, इनको जब माइनस करेंगे तो 90 अंश आ जाएगा, और ये 5 इसको जाके डिवाइड करेगा तो 18 पंजे 90 होता है, मतलब x का मान आ चुका है 18 अंश। अब जब x का मान आ चुका है तो आपसे c पूछ रहा है, कोण c का मान कितना है दोस्त, 90 धन a, 90 धन a। a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह पर 90 धन 2x, x का मान हमें पहले से ही पता है, तो x की जगह पर x का मान लिखेंगे कितना, 18 अंश, x की जगह पर 18 अंश लिखेंगे। 18 दूना 36, 90 और 36 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 9 3 12, 126 अंश यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस जरूरत है एक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अगर आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया तो कोई दिक्कत कहीं तक नहीं आने वाली है। मेरी बात समझ रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्त, इनको अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने की है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर दिया है, आकृति में यदि एंगल PQR बराबर PRQ है, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि PQS PRT के बराबर होगा। सिद्ध ये करना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, PQS जो है वो PRT के बराबर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे, आइए देखते हैं। हम लिखेंगे पहले इन दोनों कोणों का योग कितना होगा ये बताना। सर 180 अंश, क्योंकि सरल रेखा के कोण है, ये सरल रेखा बना रहे हैं तो 180 अंश। तो इन दोनों कोणों को लिखो क्या, PQS, एंगल PQS प्लस एंगल PQR बराबर 180 अंश। क्या लिखा है एक बार समझेंगे, PQS मतलब ये वाला एंगल प्लस PQR मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 अंश। क्यों, रैखिक युग्म अभिगृहित, रैखिक युग्म, ये लिखना भूल जाते हैं आप लोग एग्जाम में, रैखिक युग्म अभिगृहित, और नंबर कट जाता है, फिर आपको पता भी नहीं चलता, हवा भी नहीं लगती कि कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे नंबर काट लिया टीचर ने। आ रही बात समझ में, रैखिक युग्म अभिगृहित, इसको हम बना लेंगे दोस्त समीकरण संख्या 1। जो काम आपने यहां पर किया है वही काम आप बिल्कुल यहां पर भी करने वाले हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम PRT, उधर वाला एंगल PRT, सबको दिख रहा है PRT, ये वाला PRT प्लस PRQ, PRQ कितना होने वाला है ये,
ये भी होने वाला है 180 अंश। क्यों होने वाला है ऐसा? रैखिक युग्म अभिग्रहित, रैखिक युग्म अभिग्रहित से। कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर हो रही है बातें? ठीक है। अब देखो इसको समीकरण 2 बना लो। अब मैं बार बार आपको बताता हूं कि अगर किसी भी समीकरण के एक पक्ष आपस में बराबर हैं तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब है यहां पर राइट हैंड साइड दायां पक्ष आपस में बराबर है, यहां भी 180 अंश है, यहां भी 180 अंश है। तो जब दायां पक्ष आपस में बराबर होगा तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर होना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो रहा है एक बार ध्यान देंगे। एक में अब यहां पर ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं तो ये दोनों चीजें भी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर कर लेंगे। हम यहां पर लिखेंगे पी क्यू एस धन पी क्यू आर, एंगल पी क्यू एस धन एंगल पी क्यू आर बराबर ये नीचे वाला पी आर टी धन पी आर क्यू बराबर क्या दिया था हमें? पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर था। ये देख सकते हैं पी क्यू आर आ रहा है, ये पी आर क्यू, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। और बचेगा क्या? पी क्यू एस बराबर पी आर टी। क्या यही प्रूव करना था? एक बार ऊपर देखेंगे दोस्त, क्या यही सिद्ध करना था? तो ये बहुत ही आसान है, आराम से सिद्ध हो जाएगा। क्लियर है बातें? क्लियर है बातें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो अब देखते हैं अपना अगला सवाल। अब देखेंगे दोस्त अपना प्रश्न संख्या 4। आकृति में यदि x धन y बराबर w धन z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। किसी भी चीज को अगर आपको एक सरल रेखा सिद्ध करनी है, जैसे कि यहां पर AOB को आपको एक सरल रेखा सिद्ध करनी है, ये रहा AOB, इसको सिद्ध करवाना चाह रहा है कि आप सिद्ध करके दिखाओ कि ये एक सरल रेखा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये जानना जरूरी है। किसी भी लाइन को या किसी भी चीज को एक सरल रेखा सिद्ध करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि इस जो भी लाइन है, जो भी रेखा है, इसके एक तरफ बनने वाले कोणों का मान 180 अंश है। अगर इस चीज को, अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये सरल रेखा है, लेकिन आपने ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर 180 अंश का कोण है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली निश्चित रूप से यह एक सरल रेखा ही होगी। ये समझ में आ गया कि क्या करना है हमें 180 अंश सिद्ध करना है, तभी हम बोल पाएंगे कि ये एक सरल रेखा है। कौन? AB। कैसे करेंगे 180 अंश? आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया है जो वो लिख लेते हैं, दिया है। आसान क्वेश्चन है बहुत और कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? x धन y बराबर w धन z, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर है बात? ठीक है। x धन y बराबर w धन z। ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे फिगर देख के कि सबको जोड़ने पर x धन y धन w धन z सबको जोड़ेंगे तो कितना अंश का कोण बन जाएगा? 360 अंश का। क्योंकि एक बिंदु पर जो कोण बनता है, एक बिंदु पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है? ये 360 अंश का कोण बनता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसको समीकरण 1 बना देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये जो x धन y आपको दिख रहा है इसको तो ऐसे ही लिख दो, x धन y। आपको ये जो w धन z दिख रहा है ये वाला, अब यहाँ पर भी w धन z है, w धन z का मान यहाँ से x धन y लिख देंगे इसकी जगह पर। मतलब w धन z की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं? x धन y लिखने वाले हैं। तो इसकी जगह लिखेंगे दोस्त x धन y। समझ रहे हैं बात को? इसका मान यहाँ से x धन y उठाया और यहाँ पर रख दिया तो कितना आ जाएगा? 360 अंश। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 बार x आ रहा है और 2 बार y आ रहा है और इसका मान आ रहा है 360 अंश। एक बार जब 2 बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x धन y, ये 360 अंश। तो x धन y का मान कितना आ जाएगा?
x धन y, ये 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा और 360 अंश बटे 2 मतलब कि 180 अंश। तो यहां से आपने देखा कि x धन y कितना आ गया, 180 अंश। अब x धन y है क्या, ये भी तो जानना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि किसको सरल रेखा सीधी रेखा सिद्ध करना था। किसको, AB को, AOB को। ये रहा AOB जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, इसी का नाम है AOB और इसी को आपको सिद्ध करना है कि ये AOB एक सरल रेखा है। अब सरल रेखा है तो हमने किया है x धन y का मान 180 अंश, ये रहा x, ये रहा दोस्त x और ये रहा y। क्या ये x धन y बन रहा है, क्या ये पूरा कोण x धन y 180 मिल रहा है? तो हाँ बिल्कुल मिल रहा है। x धन y मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 180 अंश हमने सिद्ध कर दिया। मतलब AOB क्या है, AOB एक सरल रेखा है। यहां लिखेंगे अतः AOB एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। तो देखो करना कुछ नहीं है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हैं जो बताई गई हैं पिछली क्लासेज में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास मैंने जहां तक देखा है आप लोग कम देखते हैं, जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। आपको प्रश्नावली ज़्यादा प्यारी है ना। मैंने देखा है कि प्रश्नावली आप लोग बड़े मन से देखते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, देखना भी चाहिए प्रश्नावली बड़े मन से, लेकिन उसके पीछे का जो मेहनत है वो देखो दोस्त। पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे तो ये बेहतर समझ में आएगा, आपको मज़ा आ जाएगा समझ के। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स के वीडियोज हैं, जितने भी उदाहरण मैं बताता हूँ एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के बाहर के, वो सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ बोर्ड पर नहीं बताई जाती है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड ना हो। तो हर एक क्लास का हर एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल बेकार नहीं करना है। मेरी बात समझ चुके हैं? इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे प्रश्न संख्या 5 पर। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5। आकृति में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आकृति में POQ एक रेखा है जो साफ साफ दिख रही है, ये POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। ये जो OR आपको किरण दिख रही है ये लंब है, मतलब ये वाला कोण 90 अंश का है और इधर का ये पूरा कोण 90 अंश का है। इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है। किरणें OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। ये जो आपको OP किरण दिख रही है, ये OR किरण दिख रही है, इसके बीच में एक अन्य किरण है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बीच में नहीं है, बीच में कहीं भी। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है जो भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। बहुत बार आपके एग्जाम में CBSE में भी बहुत बार आ चुका है और स्टेट बोर्ड्स मतलब कि जो हमारा यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, इन सभी बोर्ड्स में ये क्वेश्चन जो है आता रहता है और ये लघु उत्तरीय में आता है। आ रही बात समझ में? मतलब 4-5 नंबर से कम में नहीं आने वाला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, समझेंगे, मस्त तरीका बताऊंगा एकदम। मतलब क्या होता है ना कि हम बहुत सारे कोण, जैसे बुक्स में लिखा होता है अपने एनसीईआरटी में, कोण बहुत सारा लिख दिया, एक साथ आप देखते हैं तो आपके दिमाग में छप नहीं पाती वो चीज़ें। तो बिल्कुल दिमाग में स्कैन हो जाना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक बार में समझना है। आइए देखते हैं। तो बात हो रही है ROS की। इधर का तो 90 है, इधर का तो 90 है, उसको छोड़ो, इधर का भी 90 है, मतलब इधर का 90 है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो ROP है, क्या दिखा आपको? एंगल ROP, ये कितना है? 90 अंश का है। ये बात समझ में आ गई? ROP 90 अंश का है, इधर वाला 90 अंश, इसका नाम क्या है? ROP। क्लियर? अब ROP में दो कोण आपको दिख रहे हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, ये आसन्न कोण जिसको हम बोलते हैं, ये वाला और ये वाला। मतलब हम ROP को दो टुकड़ों में लिख सकते हैं, ये वाला कोण धन ये वाला कोण। तो ऐसे ही लिखेंगे, पहले लिखेंगे ROS। क्या लिखेंगे दोस्त? ROP की जगह पर ROS धन ROS तो आपका ये वाला हो गया। अब इसकी बात करेंगे तो ये है POS धन कोण POS
और इसका मान हमारे पास आ चुका है 90 अंश। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? बड़ा ही आसान बताया कि इसको और इसको जोड़ने पर 90 अंश कर देना है, बस इतनी सी बात है। अब ध्यान से देखो कि हमें सिद्ध क्या करना है, एक तरफ क्या आना चाहिए, ROS। तो इसमें ROS को एक तरफ कर दो, मतलब ROS को इधर अकेला रहने दो, ROS को इधर अकेला रहने दो, POS को उधर भेज दो, 90 माइनस POS। क्लियर है बातें? ये ROS भी मिल चुका है, 90 तो कहीं दिख नहीं रहा है, POS भी मिल चुका है, मतलब कुछ चीजें हमें मिल चुकी हैं जो हमें सिद्ध करना है। इसको देखो और इसको देखो, मतलब कहीं ना कहीं हम सही जा रहे हैं। अब आप देखें कि अगर इस 2 को उधर भेज दो, भेजना नहीं है मन में भेजो, अगर 2 को उधर भेज दोगे तो ये 2 ROS हो जाएगा, मतलब ROS इधर 2 बार आ रहा है, तो हम इस ROS को 2 बार बनाएंगे, मतलब ROS को इधर और जोड़ दो, दोनों तरफ ROS को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे भी बताऊंगा, लिखेंगे दोनों तरफ एंगल ROS जोड़ने पर, इधर ROS जोड़ो इधर, तो एक ROS जो जोड़ रहे हैं ये वाला, और एक पहले से ही है इसको भी लिख देंगे, तो इधर 2 बार ROS हो गया। मुझे क्यों ऐसा लगा कि 2 बार ROS होना चाहिए, क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये आया कि इस 2 को उधर भेजेंगे तो इधर तो 2 ROS होना चाहिए, मतलब जब 2 इधर आएगा तभी तो इधर भेज पाएंगे हम। आ रही बात समझ में? तो इधर 2 ROS बनाने के लिए ही हमने दोनों तरफ ROS जोड़ दिया, इधर भी ROS जोड़ देंगे, ROS धन 90 अंश माइनस POS। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बताऊं जो आपको अपने माइंड में याद रखना है कि ये काम करना होगा, ये वाली लाइन है, इसको याद रखना है। और ये याद रखना है कि शुरू कहां से करना है, बस बाकी सब कुछ कर लेंगे आप। शुरू कहां से करना है और ये बीच में एक जगह जोड़ना है, बस बात खत्म। अब देखो ध्यान से, ये बन गया 2 बार ROS। अब यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो, यहां से लेके यहां तक ROS है और 90 अंश है, मतलब यहां से लेके यहां तक है, दिख रहा है, ये 90 अंश हो गया। और ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ये है ROS, तो ये ROS हो गया और ये 90 अंश वाला हो गया। तो इन दोनों को मिला के एक साथ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं QOS। आ रही बात समझ में? मतलब कि 90 अंश और ROS को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूरा कोण मिल रहा है, इस पूरे कोण का नाम क्या है, QOS। तो हम ROS और 90 अंश की जगह पर क्या लिख देंगे, QOS। क्या लिख देंगे यहां पर, QOS माइनस POS। सिद्ध हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, बस इस 2 को इधर भेज दो, काम खत्म। तो लिखेंगे एंगल ROS बराबर, अब 2 इधर गुणा हो रहा था उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब 1/2, ब्रैकेट में क्या आएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS। चीजें क्लियर है, सिद्ध हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप समझ में तो अभी आ ही गया होगा, लेकिन 2 से 3 बार बिना देखे प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है पहली बार में आप जब खुद से कर रहे होंगे तो फंसेंगे, 90% चांस है कि आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे तो फंस सकते हैं, 90% चांस है बस, ठीक है। लेकिन जब दूसरी बार करेंगे, एक बार फंसेंगे, उसको क्लियर करेंगे यहाँ से देखकर, फिर जब दूसरी बार करेंगे 100% आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे अपना आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। यह दिया है कि एंगल XYZ बराबर 64 अंश है। हमें चित्र खुद बनाना है यहाँ पे, तो मैंने बना दिया कि ये कोई एंगल है, ये कोई दोस्त एक एंगल है 64 अंश का। कितने अंश का है, 64 अंश का। क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात? इसका नाम क्या है, XYZ, XY और Z, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है।
और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, इस एक्स वाई रेखा को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो मान लिया यहां पर बिंदु P है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए, हमने खींच दिया। यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, कहाँ है एंगल जेड वाई पी? ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है जेड वाई पी है, और एक किरण इसको समद्विभाजित करती है, मतलब बिल्कुल बीच से जाती है, इन दोनों के बिल्कुल बीच से एक किरण जाती है जिसका नाम वाई, कहाँ गया, जिसका नाम वाई क्यू है, जिस किरण का नाम क्या है, वाई क्यू है। तो वाई क्यू इस पूरे कोण के बिल्कुल बीच से जाती है, इसको समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है, आगे। तो एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण इतना का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहानी समझ में आ चुकी है। ये क्या ज्ञात करना है सब बाद में देखेंगे। ये कहानी समझ में आ चुकी है कि एक एक्स वाई जेड कोण है 64 अंश का, और ये जो रेखा है बचे हुए दोनों कोणों का क्या है, मतलब बचे हुए कोण का क्या है, समद्विभाजक कोण है, समद्विभाजक किरण है। आ रही बात समझ में? ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो मेरी बात, मैं जो लिख रहा हूं समझेंगे इसको। मैं लिख रहा हूं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड दिख रहा है आपको, और दूसरा रेड कलर से एंगल दिखना चाहिए जिसको मैं लिखना चाह रहा हूँ। एक्स वाई जेड तो आपको 64 अंश वाला दिख रहा है, दूसरा कोण मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, दूसरा कोण दोस्त मैं ये वाला लिखना चाह रहा हूँ, जेड वाई पी। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी बराबर 180 अंश। हमेशा कोशिश करना दो ही कोण लिया जाए, मैं चाहता तो एक साथ ही तीनों कोण ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, दो कोण ले लिया और लिखेंगे रैखिक युग्म अभिगृहित। क्या? रैखिक युग्म अभिगृहित। क्लियर है बातें? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक्स वाई जेड का मान आपको पहले से ही पता है 64 अंश है, इसका मान नहीं पता है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे जेड वाई पी बराबर 180 अंश। एंगल जेड वाई पी बराबर 180 अंश, 64 को उधर भेजेंगे तो -64, 180 माइनस 60 120 होता है, 120 में से 4 और माइनस करेंगे 116 हो जाएगा, तो 116 अंश। ठीक है, जोड़ने घटाने का तरीका भी समझा करो जो मैं बोलता रहता हूँ, है ना, उसी हिसाब से आपको भी कैलकुलेशन करनी है, तभी आप एक बेहतरीन तरीके से फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये जो रेड कलर से दिखाया गया है ये पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा कोण कितना है दोस्त, 116 अंश का है। अब 116 का है, ये समद्विभाजक है, तो 116 का आधा कितना होता है, 58, मतलब 58 अंश का ये हो जाएगा और 58 अंश का ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे आगे एंगल जेड वाई पी, ऐसे लिखो वाई क्यू, किरण वाई क्यू, क्या लिखेंगे दोस्त, किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी का समद्विभाजक है। क्या है, जेड वाई पी का समद्विभाजक है, अतः तो पूरा जेड वाई पी जो भी है ये भी उसका आधा है, ये भी उसका आधा है, तो लिखेंगे क्यू वाई पी उधर वाला, इसका मान निकालना चाह रहा हूं मैं, क्यू वाई पी बराबर क्या लिखेंगे, अतः एंगल क्यू वाई पी, ये जो इतना है क्यू वाई पी इतना, ये इस पूरे का आधा है, तो लिखेंगे आधा किसका, इस पूरे का, मतलब जेड वाई पी का, तो आधा कितना, 116 अंश का, क्योंकि जेड वाई पी का मान अभी हमने कितना निकाला था, 116 अंश, इसको काट देंगे तो 58 अंश हो जाएगा। ठीक है, और जो क्यू वाई पी है वही बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है, ये वाला और ये वाला, तो ये तो 58 आ गया, ये 58 आ गया, तो ये भी 58 आएगा, मतलब जो जेड वाई क्यू है, इसके बारे में नहीं पूछ रहा है,
एक्स वाई क्यू के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जो क्यू आई पी है ये वाला, वो इसके बराबर जेड वाई क्यू के बराबर होगा, तो लिख देंगे ये जेड वाई क्यू के बराबर होगा और इन दोनों का मान 58 अंश आएगा। ये बात समझ चुके हैं कि पूरा 116 था तो ये भी 58 हो जाएगा और ये भी 58 हो जाएगा। लिखने का तरीका समझेंगे, इसीलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, क्योंकि समझ में, मुझे पता है आपको समझ में सब कुछ आ रहा है यहाँ पर, लेकिन लिखना कैसे होता है ये आप नहीं कर पाते हो। एग्जाम में टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लिख के आते हो, लिखने का तरीका यहाँ पर समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये समझ में आ गया। अब जो पूछ रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले क्यू आई पी पूछ रहा था, जो हम निकाल चुके हैं, ये रहा क्यू आई पी, ये रहा दोस्त क्यू आई पी, ये निकाल चुके हैं, 58 अंश आ चुका है। दूसरा जो आपसे पूछ रहा है एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू निकालेंगे, समझेंगे कैसे। तो एंगल एक्स वाई क्यू पूछ रहा है आपसे, ये वाला। अब एक्स वाई क्यू को ध्यान देना कहां पर है, ये रहा एक्स वाई क्यू, जिसको अब मैं वाइट कर दे रहा हूं। कई कलर इसके ऊपर चढ़ जा रहा है, कभी वाइट हो रहा है, कभी रेड हो रहा है, कभी येलो हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। चलो ठीक है, एक्स वाई क्यू को मैं लिख सकता हूं इतना प्लस इतना, मतलब डायरेक्टली भी लिख सकते हो 64 अंश प्लस 58 अंश। कितना हो जाएगा ये, 6 5 11, 8 4 12, 11 1 12, 122 अंश, ठीक है। ये जोड़ा कैसे, देखो मेरे मन में क्या चला, 6 5 11 मतलब मेरे मन में आ गया 110, 8 4 12 मतलब 110 और 12 122 अंश। ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे दोस्त सभी लोग। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सब कुछ तो आ गया, सब कुछ तो आ गया। अब क्या इसकी जान लोगे? तो अभी तो अपना प्रश्नावली भी खत्म हो गया, मुझे और क्वेश्चन चाहिए था इसमें, लेकिन एनसीईआरटी ने 6 ही क्वेश्चन दिया है। मज़ा आ रहा था ये करने में, ये पढ़ाने में मज़ा आ रहा था, पता नहीं आपको पढ़ने में मज़ा कितना आ रहा है, ये तो आप लोग ही बताएंगे, ठीक है। तो सभी दोस्त प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि क्या प्रश्नावली 6.1 बेहतर तरीके से आपको समझ में आई या नहीं आई, क्या इसमें कोई डाउट रह गया है। अगर डाउट इन केस आता भी है तो आप उस डाउट का प्रश्न संख्या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। वीडियो को दोस्त अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। एक छोटी और ज़रूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराते हैं, जिसमें दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड है। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क से फॉलो करना नहीं भूलेंगे, और इसके साथ ही अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच।